हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू राहुल जीएस रिसर्च सेंटर। आज है 24 तारीख। इंडिया में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या फिर आपके नॉलेज परस्पेक्टिव से ये करंट अफेयर बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए आज की करंट अफेयर की बात करें तो सबसे पहली जो न्यूज़ है, नेशनल फिल्म अवार्ड जो है अनाउंस किया गया है 2020 का। फ़िलहाल तो आप बोल रहे हो 2020, अभी तो 2022 चल रहा है। तो बता दें कोविड-19 के कारण है ना, इसको पोस्टपोन किया गया था और ये अभी फाइनली क्या किया गया है, अनाउंस किया गया है 2022 में। किसका? 2020 का। ठीक है, ये 68वां नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड था। अब थोड़ा सा समझेंगे इस बारे में, ये फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला है। ठीक है, चलिए, ये तमिल मूवी है। ठीक है, तमिल मूवी को मिला हुआ है। इस तमिल मूवी का नाम सुरराई पोट्रू। ठीक है, सुरराई पोट्रू को मिला हुआ है ये फिल्म अवार्ड। ये जो फिल्म है, ये इसके 5 अवार्ड इस फिल्म को मिले हुए हैं। ठीक है, तमिल मूवी जो है इसको 5 अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, या तो बेस्ट फीचर्स का मिला हुआ है, बेस्ट एक्टर का मिला हुआ है, बेस्ट एक्ट्रेस का मिला हुआ है, बेस्ट बैकग्राउंड है ना सोर्स का मिला हुआ है, और देखिए बेस्ट स्क्रीन प्लेयर का भी अवार्ड इसे मिला हुआ है। ठीक है, तो ये 5 अवार्ड इस फिल्म को मिले हुए हैं। ठीक है, अब बात करें कि सबसे ज़्यादा अवार्ड किसको मिला है अभी तक, है ना, नेशनल फिल्म अवार्ड का। तो ये सबसे ज़्यादा जो अवार्ड मिल चुका है, ये मिला है अपने लगान मूवी। ठीक है, ये कब मिला था, ये पेपर में आपसे पूछ सकता है कि ये कब मिला था। ठीक है, तो आप बता सकते हो ये कब मिला था। 2001 में मिला था लगान मूवी को। ठीक है, कितने अवार्ड मिले हुए थे? 8 अवार्ड मिले थे, सबसे ज़्यादा जो कि हाईएस्ट है। ठीक है, चलिए हाँ, अब दूसरा जो देख लीजिए इसमें, और तानाजी जो मूवी है तानाजी, उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला हुआ है? अजय देवगन को मिला हुआ है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला हुआ है? अपर्णा जी को मिला हुआ है। ठीक है, और बात करें बेस्ट डायरेक्टर की, तो बेस्ट डायरेक्टर जो है ये मलयालम मूवी है। ठीक है, मलयालम मूवी का नाम है पोशियुम, इसको मिला हुआ है। ठीक है, इसके जो डायरेक्टर हैं, इस डायरेक्टर का नाम है सजदानंद केयर। ठीक है, इनको मिला हुआ है। अगर बात करें हमारे पेपर पॉइंट्स ऑफ व्यू से, तो हम इसमें फ़िलहाल यही क्वेश्चंस पूछता है। फीचर फिल्म पूछ सकते कि बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड किसको मिला हुआ है। ठीक है, बेस्ट एक्टर पूछ सकता है, बेस्ट एक्ट्रेस पूछ सकता है, और बेस्ट डायरेक्टर पूछ सकता है। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा ये अवार्ड अभी तक किस मूवी को मिला हुआ है। ठीक है, तो आप तो मैंने बताया 2001 में किसको मिला था, ये लगान मूवी को मिला था। ठीक है, और कितने मिले थे, कितने अवार्ड मिल चुके हैं लगान मूवी को? 8 मिल चुके हैं। और अभी जो मिला है 2020 में, वो किसका है? वो 2020 में किसको मिला हुआ है? वो मिला हुआ है आपको सुर्राई पोट्रू को। ठीक है, कितने अवार्ड मिले हुए हैं? 5 अवार्ड। ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड पूछेगा तो किसको मिला हुआ है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला हुआ है अजय देवगन जी को। ठीक है, और बेस्ट एक्ट्रेस का किसको मिला हुआ है? अपर्णा जी को मिला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अभी तक अगर बात करें अजय देवगन को, तो बेस्ट फिल्म अवार्ड जो मिल चुका है अभी तक, बेस्ट फिल्म अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड अभी तक मेरे ख्याल से तीन तीन अवार्ड है ना अजय देवगन को मिल चुके हैं नेशनल फिल्म अवार्ड के। ठीक है, चलिए दूसरे पेज में चलते हैं। अच्छा, इस यहाँ की बात करें इस न्यूज़ की, तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉ पैनल ने कहा है कि देश के अंदर एक साथ लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव को करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये समझिएगा ये क्या मैटर उठा है, लॉ पैनल ने क्या कहा है, इसको थोड़ा डिटेल्स में हम समझेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि लॉ मिनिस्टर कौन है हमारे इंडिया में। यूनियन लॉ मिनिस्टर कौन है हमारे इंडिया में? किरण रिजिजू को ये। ठीक है, अच्छा, अब बात करें रिपोर्ट 2014 से लेकर के 2022 तक अगर बात करें, तो हमारे 50 राज्यों के अंदर क्या हो चुके हैं, है ना, 50 राज्यों के अंदर जो है चुनाव जो है हो चुके हैं। ठीक है, 2014 से लेकर के 2022 तक 50 राज्यों के अंदर चुनाव हो चुके हैं। ये बहुत ही गंभीरता का विषय है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ सिस्टम लेकर के आते हैं जिसके तहत हम विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को क्या करवाएंगे, एक साथ ही करवा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये क्या होता है, लोकसभा जो कि हमारे सेंटर का है और विधानसभा जो कि हमारे कहाँ का है, स्टेट का है। ठीक है, तो इसमें होता है क्या है कि जब चूँकि इसको इसलिए लेकर के आ गया है क्योंकि इसमें क्या होगा, फ़ायदा क्या होंगे इससे, हमें इससे फ़ायदा ये होगा कि चुनाव में जो पैसे खर्च होते हैं बड़ी राशि, अगर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में किसका खर्च होता है?
लोकसभा में खर्च होता है किसका, सेंटर का हमारे पैसा खर्च होता है। ठीक है, अगर बात करें विधानसभा में, तो विधानसभा में किसका पैसा खर्च होता है, ये विधानसभा में सेंटर प्लस स्टेट दोनों का पैसा खर्च होता है। ठीक है, तो ये जो बार बार पैसे लगते हैं, बार बार इलेक्शन होते हैं स्टेट को लेकर के, हर स्टेट में अलग अलग इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइम पे, तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी राशि जो है हमारी वहाँ पे वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो उस राशि को कम हो, वो तो राशि बच जाएगी हमारी अगर एक साथ इलेक्शन होगा दोनों का तो। ठीक है, और समय भी बचेगा हमारा। ठीक है, क्या बचेगा, समय भी बचेगा। आप तो जानते ही हो कि जब जब इलेक्शन होता है तो जाति के नाम पे देख लो, है ना, धर्म के नाम पे देख लो, बहुत सारे है ना कंट्रोवर्सी होते हैं और इसको लेकर बहुत सारा वॉयलेंस मचता है पूरे देश में, है ना, और नए नए तरीके से पॉलिटिशियन खेलते हैं लोगों की फीलिंग्स के साथ हो गया। और हालांकि लोगों को भी इसमें मज़ा आता है, तो इसको है ना ये फ़ायदे हो सकते हैं हमारे लिए कि इन सबको क्या किया जाएगा, ये ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, और चुनौतियाँ क्या है, इससे हमारी चुनौतियाँ ये हैं कि चूँकि इंडिया में आप जानते हो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ हैं और इन राजनीतिक पार्टियों को एक साथ चुनाव के लिए राज़ी करवाना एक ही समय पे थोड़ा सा ना ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो ये थोड़ा सा है ना। दूसरा वाला देख लेते हैं, ये डेमोक्रेटिक रिस्क का मतलब ऐसे कह सकते हो कि जैसे अभी तो मान लीजिए कि पंजाब में इलेक्शन हुआ। ठीक है, तो पंजाब में हमने जान गया कि कौन सी गवर्नमेंट आ गई है। ठीक है, अब वो गवर्नमेंट अगले साल हमारे यहाँ इलेक्शन होने वाला है स्टेट का। ठीक है, तो हम ये जान चुके हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट पंजाब में आई है तो कैसा काम कर रही है। अगर अच्छा काम कर रही है तो हम उसको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे अपने स्टेट में। अगर उसका काम ठीक नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि हमें किसी का फीडबैक पता चल जाता है कि कैसा है। अगर इलेक्शन अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे होते हैं तो अगर एक समय पे हो जाएगा तो ऐसा होगा कि अगर किसी को है ना मूर्ख बनना हो तो एक साथ ही सब पूरे देश वाले मूर्ख बन जाएंगे, है ना, क्योंकि इलेक्शन तो एक साथ ही होगा ना सारा। तो कोई जो भी लीडर चुना जाएगा एक बार में ही चुन लिया जाएगा, है ना, सारे स्टेटों में। तो वही रहेगा कि थोड़ा सा यहाँ पे डेमोक्रेसी दिख रहा है कि थोड़ा सा डेमोक्रेसी का कर्व जो है लो चला हाँ जा सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है शासक के ऊपर कि वो कैसा शासक चुना गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि क्या हमारे यहाँ पे ये प्रणाली चलती आ रही है कि अलग अलग हमारे यहाँ चुनाव होता है। नहीं, ऐसा नहीं था। 1957, 1962 और 1966 की बात करें तो 3 बार जो चुनाव हुए थे हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के, ये दोनों जो चुनाव होते थे वो 3 सालों में, इन तीनों सालों में क्या हुए थे, एक साथ ही हुए थे। परंतु हुआ क्या कि 1968 से लेकर के 69 में जो राज्यसभा और राज्यों में जो विधानसभा की मीटिंगें होती हैं वो क्या गई, समय से पहले ही भंग हो गई हैं। ठीक है, ये समय से भंग कैसे हो गई, मान लो किसी स्टेट में क्या हो गया, सरकार गिर गई, दूसरे की सरकार आई, है ना, तो वहाँ पे क्या होता था, ये गैपिंग चला जाता था राज्यों के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे चुनाव प्रक्रिया में थोड़ा सा डिले हो जाता था। वही डिले होते होते क्या हो गया, हर जगह चुनाव जो टाइम है वो चेंज हो गया। अब आज जाकर के इतनी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है कि हम क्या कर रहे हैं, 2014 से लेकर के 2022 तक क्या किए हैं, 50 राज्यों में चुनाव करवा चुके हैं अलग अलग। ठीक है, इससे हमारा जानते ही हो पॉलिटिशियन जहाँ जिस स्टेट में चुनाव होता है वहाँ के दौरे करने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें बड़ी राशि चली जाती है। चुनाव प्रक्रिया में आप जानते हो कितना पैसा है ना पॉलिटिशियन फेंकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी है ना जन हानि हो सकती है, इसको बोल सकते हो आप, जो भी हमारा इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी इससे डाउन होता है। क्योंकि हाँ इतना सारा पैसा क्या होता है, पॉलिटिशियन सिर्फ और सिर्फ रैली वगैरह में और लोगों को क्या करते हैं और लुभावन देने में खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब बंद हो सकता है। ठीक है, हालांकि इस पर बात चल रही है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करें तो न्यूज़ नंबर 3 की। अब देखिएगा हुआ क्या है, राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिल को लेकर के क्या हुआ, हंगामा हुआ। कब हुआ ये हंगामा, ये हंगामा हुआ ठीक है फ्राइडे को हुआ था। ठीक है, अब समझिएगा है क्या चीज़, ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या है ये समझ लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें प्राइवेट मेंबर बिल की, तो ये समझिएगा अगर किसी भी है ना प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए वे सभी सांसद जो कि क्या है मंत्री नहीं है, वो भी अपनी बात को और जो भी विचार हैं उनके उन विचारों को देश या सदन के समक्ष क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह लोकसभा या राज्यसभा में संबंधित विभागों की तरफ से मंत्रियों द्वारा बिल पास कराया जाता है, उसी प्रकार ये भी क्या कर सकते हैं, अपनी बात को लोकसभा या राज्यसभा में रख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें इन सांसदों के अधिकार की, तो इनके पास क्या है, ठीक है, इनके पास भी वही अधिकार है जो इन मंत्रियों के पास होता है। ठीक है, लेकिन इसका टाइम पीरियड होता है कि ये क्या करेंगे, ये जो है जब संसद जो सभा बैठेगी उस सभा में
उसकी शुरुआती दौर से जो शुक्रवार होता है फ्राइडे, उस फ्राइडे के सेकंड फ्राइडे होता है, तो पर सेकंड फ्राइडे को जो प्राइवेट बिल होता है उस प्राइवेट बिल को क्या कर देते हैं, उस पर सुनवाई की जाती है। ठीक है, ठीक है, ये होता है इनका। ठीक, चलिए, तो अब इसमें मैटर कैसा खड़ा हो गया है तो इसको समझ लीजिएगा। अब इनके अधिकार की बात की जाए प्राइवेट बिल वालों की, संसदों की, तो ये सांसद क्या कर सकते हैं, राज्य की विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी अपने बात को रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब बात की जाए कि क्यों इतना हंगामा हुआ फ्राइडे को। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा, अब यहाँ पे देख लीजिएगा चर्चा में क्यों है प्राइवेट मेंबर बिल, है ना, रिसेंटली, मतलब इस समय पे चर्चा में क्यों है, इसको थोड़े समझेंगे हम। हाल ही में राज्यसभा में एक प्राइवेट, है ना, मेंबर बिल पास किया गया। अब देखिएगा, इसमें कहा गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, ये वर्शिप एक्ट कब का है, ये 1991 में ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, अब इस एक्ट में क्या है वो बात किया जा रहा है कि इस एक्ट को हटाया जाए। ठीक है, अब ये बिल किसने पास किया है, देखिए बीजेपी के, है ना, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हरनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने इस बिल को क्या करवाया है, रखा है। अब ये समझ लीजिएगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप क्या है जिसको हटाने की बात रखी गई है। ठीक है, ये एक्ट है 1991 का। इसमें चूँकि उस समय तत्कालीन जो सिचुएशन थी, स्थिति थी हमारे देश की, उस समय कौन सा मैटर चल रहा था, बाबरी मस्जिद वाला मैटर चल रहा था। ठीक है, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर के मैटर चला हुआ था। ठीक है, तो हमारे देश की सरकार ये तो जान चुकी थी, हमारे देश की जो भी, है ना, कोर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ तो जान चुके थे कि ये मैटर बार बार हो सकता है। ठीक है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, है ना, बार बार ये इशू है ना, अभी तो एक मैटर ये बाबरी वाला, आगे भी जाकर के बार बार मैटर खड़ा हो सकता है, और इससे क्या हो सकता है, हमारे देश में विवाद और बढ़ सकता है संप्रदायों को लेकर के, है ना, जो अलग अलग संप्रदाय हैं, जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, अलग अलग जातियां हैं, सिख हो गए, है ना, इन और भी अदर्श हो गए, इनके बीच क्या हो सकता है, एक विवाद पैदा हो सकता है। ठीक है, तो इन विवादों को आगे जाकर के है ना, इसके तौर पे पैदा ना हो, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, तो उसमें एक्ट में लाया गया कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो भी धार्मिक प्लेसेस जहाँ बने हुए हैं, चाहे वो मस्जिद बना हुआ है, चाहे वो मंदिर बना हुआ है, वो वैसा ही रहेगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। किसके पहले, 15 अगस्त, है ना, 1947 से पहले अगर वहाँ पे मस्जिद बना हुआ है तो वहाँ मस्जिद ही बना रहेगा। ठीक है, वहाँ अगर मंदिर बना हुआ है तो वहाँ मंदिर ही बना रहेगा। ठीक है, तो बट उसमें एक चीज़ को, ये वाला मैटर छोड़ करके, जिस पे मैटर उठा था बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर के, इसको क्या छोड़ करके सारे जगहों पे ये नियम लगा दिया गया था 1991 वाला। ठीक है, और इसी को भी बात की, रिसेंटली बात चल रही है कि इसको क्या किया जाए, हटाया जाए। ठीक है, तो चलिए, ये था। अब बात करें बिल नंबर 2 की, ये बिल नंबर 1 था जो कि रिसेंटली चर्चे में है। बिल नंबर 2 की बात करें तो देखिएगा, यूसीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब देखिएगा ये है क्या चीज़, इसको बोलते हैं ठीक है, अब यहाँ पे ये समझ लीजिएगा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिएगा हमारे देश में, हमारा देश जो है विविधताओं वाला देश है, बहुत सारे विविधताओं वाला देश है, यहाँ पे अलग अलग जाति धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो उन जाति है, जो धर्म है, तो जैसे आपका क्या हो गया, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, चाहे क्रिश्चियन हो गए। ठीक है, इन तीनों के क्या है, अलग अलग क्या बनाए गए हैं, लॉ बनाए गए हैं। ठीक है, चाहे वो शादी को लेकर के, तलाक को लेकर के, ज़मीन जायदाद को लेकर के, इन मामलों में अनेक कानून बनाए गए हैं। जैसे हिंदू मैरिज लॉ हो गया, ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ हो गया, और क्रिश्चियन पर्सनल लॉ हो गया, ये अलग अलग। ठीक है, अभी तक क्या थे, ये तीनों धर्म के जो थे, तीनों अलग अलग कानून थे, और इन कानूनों में सबसे ज़्यादा जो विवाद अभी चर्चित में था वो था मुस्लिम पर्सनल लॉ को। इसमें भी स्पेशली बात करें तो मुस्लिमों को, जो मुस्लिम के जो पुरुष हैं उनको अधिकार दिया गया था कि वो क्या कर सकता है, 4 मैरिज वगैरह और 4 शादियां वगैरह कर सकता है, और 4 तलाक वगैरह कर सकता है। इसको लेकर के बात छिड़ी हुई थी। ठीक है, तो वही अभी, हालांकि आप जानते हो बीजेपी की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि 2024 तक हम क्या करेंगे, समान नागरिक संहिता को ला देंगे। ये समान नागरिक संहिता क्या है ये समझिएगा। समान नागरिक संहिता वह है जिसमें क्या होगा, चाहे वो शादी से संबंधित कोई भी नियम हो, चाहे वो तलाक से संबंधित नियम हो, चाहे वो ज़मीन जायदाद से संबंधित नियम हो, अगर कोई नियम आएगा तो वो तीनों धर्म में, या फिर और भी जो अदर्स धर्म हैं, उन सारे धर्म के ऊपर क्या होगा, एक ही नियम लागू होगा। ठीक है, इसकी बात कही गई है, हालांकि ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है,
हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। चलिए बिल नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा वेलफेयर ऑफ होम बेस्ड वर्कर्स। अब यहाँ पे देखिएगा बिल, अब वेस्ट वर्कर 2022 में पास लाया गया है, ठीक है ना, ये प्राइवेट बिल है। इसमें देखिए बात क्या कहा गया है, ये बात कहा गया है कि जो वर्कर्स जो घरों में काम करते हैं, ठीक है, जो प्राइवेट वर्कर्स होते हैं जो कि होम बेस पे काम करते हैं, तो उनको क्या होता है, उन पे हमारी गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर कोई भी स्कीम लेकर के नहीं आती है, ना ही उसके ऊपर कोई भी है ना प्रोग्राम वगैरह चलाए जाते हैं उनको ध्यान में रख करके, कुछ भी नहीं। क्या होता है, कहीं कहीं उनको 15 घंटे तक काम करवाया जाता है, ठीक है। तो उसको अवेयरनेस के लिए है ना, और उनके लिए अलग अलग नियम तथा उनके लिए जो है राहत के लिए सरकार जो है नए नए स्कीम निकाले और उसके उसके ऊपर प्रोग्राम चलाने के लिए बात कही गई है, ठीक है। अच्छी बात है ये भी। चलिए बिल नंबर 4 की बात करें तो बिल नंबर 4 में क्या है, राइट टू हेल्थ बिल, ठीक है, 2021 में पास किया गया, मतलब लाया गया था, ठीक है। ये समझिएगा क्या है राइट टू हेल्थ बिल। इसमें बात कहा गया है कि जनता को क्या मिले, जनता को एक अच्छी हेल्थ फैकल्टीज़ मिले, ठीक है। उस फैकल्टीज़ कौन उपलब्ध करवाए, सरकार उपलब्ध कराए। आप तो जानते ही हो सरकारी हॉस्पिटल की जो इस समय छवि बन चुकी है कितनी ही डाउन हो चुकी है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर जिसके पास है ना थोड़ा था पैसा है तो सीधे कहाँ हो जाता है, वो हमेशा प्रेफर करेगा कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाए। अगर जिस बंदे के पास पैसा नहीं है उसको भी क्या किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, क्योंकि इस गवर्नमेंट में क्या होती है, एक तो डॉक्टर समय पे नहीं पहुंचते, पहुंचना तो दूर, वो कभी कभी तो आते ही नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें शेड्यूलिंग को लेकर के गवर्नमेंट मतलब पूरी तरीके से क्या हो गया है। मुझे तो है ना इस पर बहुत ही दुख होता है कि ऐसा हमारे गवर्नमेंट सिस्टम ने, ऐसा हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं अपनी प्राइवेट क्लिनिक रख रखा है उन्होंने, है ना। प्राइवेट क्लिनिक में वो देखभाल करते हैं, समय पे क्लिनिक ओपन करते हैं और उतना उतना पैसे लेकर के वही देखभाल कर रहे हैं, है ना। तो चूँकि उनकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे उनको नियुक्त किया गया है उसकी सैलरी दे रही है गवर्नमेंट उसको, है ना। गवर्नमेंट पे से थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए और हेल्थ पे लोगों के फोकस करना चाहिए, ठीक है। इस पे बात कही गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा लास्ट टाइम जो प्राइवेट मेंबर्स बिल पास किया गया था सदन में, जो वो पास किया गया दोनों सदनों द्वारा, ठीक है, पास किया गया था, वो 1970 में पास किया गया था, ठीक है। उसके बाद कोई भी बिल पास नहीं किया गया है। अभी तक हमारे देश में सिर्फ 14 बिल पास हो चुके हैं जो कि प्राइवेट मेंबर्स बिल हैं, ठीक है। ठीक है, जिस पे कानून बनाया जा चुका है, जिसमें से 5 राज्यसभा में तथा लोकसभा में 9 इसमें क्या हो गया है, इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। अगर बात करें ये जो बताया था मैंने ना कि जो प्राइवेट मेंबर्स बिल है वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को सदन जब स्टार्ट होगा तो उसके जो सेकेंड वाला फ्राइडे होता है ना, तो सेकेंड वाला फ्राइडे पे ही क्या होता है, इस पर डिस्कस किया जाता है। अब यहाँ पे ऐसा सिचुएशन हो जाती है ना कि फ्राइडे को क्या होता है, हमारे पीएम जो हैं वो क्या होते हैं, छुट्टी पे होते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे जो होते हैं हमारे सदन के सदस्य जो होते हैं उस दिन क्या होता है, वो छुट्टी पे होते हैं, काफ़ी कम लोग होते हैं। तो उसमें ये सब बातों को, प्राइवेट मेंबर्स बिल वाले बातों को क्या किया जाता है, उस पर चर्चा किया जाता है। तो इस पर एक बीच और बिल लाया गया था कि इसको जो डे है, जैसे मतलब डे, इसमें जो तारीख दी गई है ना, फ्राइडे, है ना, फ्राइडे को हटा करके क्या कर दिया जाए, वेडनेसडे कर दिया जाए, जिसको पास नहीं किया गया, ठीक है। चलिए ये भी एक बीच बात चली थी जो कि पास नहीं हुआ। अब न्यूज़ नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा न्यूज़ नंबर 4 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अंटार्कटिका बिल पास्ड इन एलए लोकसभा 2022, ठीक है। अंटार्कटिका बिल क्या हो गया, पास्ड हो चुका है 2022 में, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा इस बिल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इस बिल के तहत क्या होगा, अगर इंडिया से कोई भी, ठीक है ना, अंटार्कटिका जा रहा है, चाहे वो रिसर्च के लिए जा रहा हो, चाहे वो है ना वॉन्डरिंग के लिए जा रहा हो या किसी के साथ ट्रैवल कर रहा हो, तो अगर वहाँ जा रहा हो और वहाँ पे कोई भी उसके साथ अगर वो वायलेंस कर रहा है या फिर कोई ऐसी ऐसी घटना को क्रिएट कर रहा है जिससे कि क्या हो रही है, वहाँ पे लॉ क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, रूल्स वगैरह को क्या कर रहा हो, अगर वो तोड़ता हुआ नज़र आ रहा तो क्या करेगी, इंडियन कोर्ट उस पर क्या करेगी, कार्रवाई कर सकती है, ठीक है। चलो अगर बात करें, ये पूछ सकता है क्वेश्चंस में, द अंटार्कटिका ट्रीटी कब साइन की गई थी, 1963 में। हालांकि 1984 में भी इस पर हालांकि चर्चा चल रहा था, लेकिन 1963 में क्या किया गया था, ट्रीटी साइन की गई थी, ठीक है। अभी तक अगर बात करें किसमें कितने देश हैं इसमें, चूँकि अंटार्कटिका किसी का तो है नहीं, हालांकि वहाँ पे लोग रिसर्च के लिए जाते रहते हैं साइंटिस्ट, ठीक है। कुछ लोग वॉन्डरिंग के लिए भी जाते रहते हैं, ठीक है। इसमें लगभग 54 कंट्रीज़ क्या हैं, पार्टनरशिप में है, ठीक है। ये था हमारा आज का कुछ न्यूज़, ठीक है। आई होप
आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। ठीक है, ये क्या होगा, अगर आप डेली बेस्ड पे इसको देखते हैं ना, डेली बेसिस पे, तो क्या होगा, आपका डे बाय डे नॉलेज क्या होगा, इम्प्रूव होगा। हमारे देश विदेश में क्या चल रहा है, ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज क्या होगी, इम्प्रूव होगी। ठीक है, और इसका जाहिर सी बात है, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिल जाएगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चंस बन के आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।